साल 2014 हॉलीवुड में एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था इंटरस्टेलर। इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था क्रिस्टोफर नोलन ने, जिसका टोटल बजट था $165 मिलियन यानी 1300 करोड़ से भी ज़्यादा। ये इतना पैसा है कि इससे 2 बार चंद्रयान 2 को बनाया जा सकता है, और अगर आप इसे चंद्रयान 3 के बजट से कंपेयर करेंगे तो ये इसके टोटल बजट के 2 गुना से भी ज़्यादा का पैसा है। चंद्रयान 3 का टोटल बजट 75 मिलियन था, यानी 2 चंद्रयान 3 मिलकर भी इस इंटरस्टेलर की बजट को टच भी नहीं कर सकते हैं। अब ये चीज़ें दिखाती हैं कि इसरो के साइंटिस्ट किसी हॉलीवुड मूवी से भी कम अमाउंट में अपने स्पेस मिशन के प्रोग्राम को पूरा कर लेते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर वो ये काम करते कैसे हैं, क्योंकि इंडिया के चंद्रयान 3 की तरह ही रशिया ने भी इस मिशन को ट्राई किया था, जिसके लिए उसे 1600 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। अब आप में से कई लोग शायद ये भी कहें कि इस बात को तो बीते काफ़ी दिन हो चुके हैं और सभी जानते हैं कि इंडिया का चंद्रयान 3 चांद पर क्यों भेजा गया और रशिया के लूना प्रोजेक्ट के साथ क्या हुआ। इसलिए मैं इस बात पर फोकस नहीं करूंगा कि इंडिया बार बार चांद पर ही जाना क्यों चाह रहा है और इंडिया का चंद्रयान 3 क्यों चांद के साउथ पोल में ही लैंड किया, क्योंकि अभी तक आपको दूसरे कई सारे क्रिएटर की वीडियो मिल गई होगी जिसमें उन्होंने इस बात को अच्छे से बताया होगा। बल्कि इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसरो के साइंटिस्ट इतने कम पैसों में अपने स्पेस प्रोग्राम को कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। 1960 में जब विक्रम साराभाई ने इसरो को इस्टेब्लिश किया तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये बोला था कि उनके इसरो को बनाने के पीछे का कारण किसी इकोनॉमिकल एडवांस कंट्री से कम्पीट करना नहीं है, बल्कि इस स्पेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो अपनी सोसाइटी और अपनी कंट्री को डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहते हैं, और उनकी इसी सोच को इसरो ने आज तक फॉलो किया है। विक्रम साराभाई, तुम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो और जो तुम अपने देश के लिए कर सकते हो उस लाखों की भीड़ में और कोई नहीं कर सकता। आज तक ऐसा कई बार हुआ है कि नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस प्रोग्राम का बजट उनकी शुरुआती एस्टीमेट से ज़्यादा निकला है, जिसका कारण ये है कि वो अपनी स्पेस प्रोग्राम की डेवलपमेंट की लेवल को सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने बताया कि वो अपनी स्पेस प्रोग्राम के खर्च को कम करने के लिए इस प्रोग्राम के सभी कॉम्प्लेक्स बिग सिस्टम को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उन्हें हर कॉस्ट के बारे में अच्छे से पता चल सके, जिसका फ़ायदा ये होता है कि उन्हें अपने इस काम पे लगने वाले हर एक स्टेप के खर्च के बारे में अच्छे से पता चलता है। दूसरी चीज़ जो इस स्पेस प्रोग्राम के कॉस्ट को कम कर देती है वो है रिस्क टेकिंग। नासा जहाँ अपने स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले अपने स्पेसक्राफ्ट की 6 बार टेस्टिंग करता है, वहीं इंडिया ये काम सिर्फ 3 बार करता है, जिससे इन टेस्टिंग पर लगने वाले कॉस्ट की कीमत घट जाती है, जिसका मतलब कि इसरो के साइंटिस्ट को अपने हर एक प्रोग्राम के रिस्क को अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ता है। साथ ही ऐसा कई बार हुआ है कि इसरो अपने किसी एक प्रोग्राम के सब सिस्टम को किसी दूसरे ऑपरेशन में यूज़ करता है। अब इस बात को समझने के लिए आप मंगल मिशन की सीन को देखिए। चंद्रयान 2 के 400 करोड़ खत्म हो रहे हैं, मैं मानती हूँ, पर जिसके लिए हमें पैसे चाहिए वो चंद्रयान 2 में है ना सर। अहमदाबाद से हम क्या मंगा रहे हैं, सेंसर्स, ट्रांसपॉन्डर्स, ऑल दी इंस्ट्रूमेंट्स, पर वो सब तो चंद्रयान 2 में पहले से है ना सर। तो जो कुछ हमें चाहिए वो चंद्रयान 2 से मांग लेते हैं ना सर। इसरो के चेयरमैन जी माधवन ने यह बताया कि इसरो साइंटिस्ट अपने किसी एक प्रोग्राम के लगभग 30% चीज़ों को किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, और इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है PSLV रॉकेट, जिसे इसरो ने अपने ज़्यादातर स्पेस मिशन में यूज़ किया है। तीसरी चीज़ है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसरो को दी जाने वाली फंडिंग। इंडिया आज भी ट्रेडिशनली अपने इस स्पेस प्रोग्राम पर अपनी पूरी GDP का आधा % भी यूज़ नहीं करता। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग US जहां अपनी पूरी GDP का 0.28% अपने स्पेस प्रोग्राम पर खर्च करता है और रशिया 0.15, वहीं इंडिया सिर्फ 0.04%। और इसलिए इतने कम पैसे मिलने के कारण इसरो कई बार अपने स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए कई तरह के चेंजेस करते रहता है। जैसा कि हाल ही में इसरो ने इंडिजिनेशन टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट किया है, जिसमें वो ज़्यादातर स्पेस प्रोग्राम के कंपोनेंट को बनाने का काम वो अपने देश के कंपनीज जैसे कि L&T, गोदरेज, टाटा या BHFC को दे रहा है। चंद्रयान 3 के ज़्यादातर क्रिटिकल कंपोनेंट्स को भी इन्हीं सारी कंपनीज ने मिलकर बनाया था, जिससे इंपोर्ट पर लगने वाले पैसे की बचत हुई और साथ ही इंडिया में स्पेस स्टार्टअप की भी ग्रोथ तेज़ी से हुई। तो अब सवाल यह है कि क्या इसरो का लो कॉस्ट स्पेस प्रोग्राम का तरीका हमेशा उसके लिए प्रॉफिटेबल और सही रहेगा? अगर हम आज इसरो का कंपैरिजन नासा या किसी दूसरे स्पेस एजेंसी से करते हैं तो आज के टाइम इसरो ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एजेंसी है, जो सबसे कम पैसों में अपने स्पेस प्रोग्राम को पूरा करती है। इंडिया ने SSLV नाम की एक लो कॉस्ट लॉन्च सैटेलाइट को भी बनाया है, जिसकी डिमांड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है।
नासा की तरह इसरो ने भी अपनी स्पेस ओपनिंग लॉन्च या स्पेस बिजनेस को ओपन किया है, जिसमें उसने आज तक 28 दूसरी कंट्रीज़ के 239 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। पर कई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अपने इसी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के ही कारण स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनी को कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लो कॉस्ट स्पेस मिशन का टाइम पीरियड कम होता है, जिसके कारण उनका सैटेलाइट स्पेस से रिलेटेड कम डाटा को स्टोर कर पाएगा। यानी ऐसे स्पेस प्रोग्राम से मिशन का स्कोप भी कम हो जाएगा और साथ ही ऐसे मिशन को पूरा करने के लिए इसरो के साइंटिस्ट को ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम आती है इंडिया के लाइटर पेलोड में। कम कॉस्ट के कारण इसरो का लाइटर पेलोड यूएस और रशिया स्पेस एजेंसी के कंपेयर में कम पावरफुल और धीमा है। अभी रिसेंटली रशिया का स्पेस सैटेलाइट जो कि चांद पर लैंड ठीक से नहीं कर पाया, उसने चंद्रयान 3 के कंपेयर में 1/4 टाइम लिया था चांद तक जाने में। चंद्रयान 3 को चांद तक जाने में जहां 41 दिन का समय लगा था, वहीं रशियन सैटेलाइट को सिर्फ 10 दिन का। यानी कहीं ना कहीं इंडिया अपने सिर्फ लो कॉस्ट स्पेस मिशन के भरोसे नहीं रह सकता। धीरे धीरे उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा, जिसके दो तरीके हैं। या तो इंडियन गवर्नमेंट इसरो से गवर्नमेंट के शेयर को कम कर दे ताकि प्राइवेट कंपनीज भी उस पर इन्वेस्ट कर सकें, और दूसरा कि इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के स्पेस मिशन में हेल्प करे, जो कि इंडिया कर भी रहा है। अब ये तो वीडियो रही इंडिया के सारे स्पेस मिशन के लो कॉस्ट के पीछे के कारण के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, जिसमें मैंने इंडिया के सबसे पहले 3 विक्ट्री के बारे में बताया है।